इम्यूनिटी, प्रतिरोध क्षमता क्या होती है, कैसे इसको अपने शरीर में धारण किया जा सकता है, एक वैक्सीन क्या करती है आपके शरीर में जा कर के। वैक्सीन स्वस्थ आदमियों को लगाई जाती है, जिन्हें कोई इन्फेक्शन हो गया है जो कि वैक्सीन से ठीक हो सकता था, उसकी उनमें कोई आवश्यकता रही, कुछ काम नहीं करती उसमें। वैक्सीन स्वस्थ लोगों को लगाई जाती है। तो वैक्सीन काम कैसे करती है अंदर जाके, संक्षेप में समझिए। वैक्सीन सबसे पहले बनाने के लिए पशुओं में, गाय हैं, घोड़े हैं, इनमें इन्फेक्शन डाला जाता है जीवित की विषाणुओं का, और जब वो अंदर जाते हैं तो उनके अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं, और उससे लड़ने के लिए वो पशु अपने शरीर में एंटीबॉडी बनाता है। फिर उसके पूरे ब्लड को निकाल करके उसको प्रोसेस करके उन विषाणुओं में जो जीवित रहते हैं उनको निर्जीव, अशक्त, एकदम निढाल करके फिर उसी को प्रोसेस करके आगे बनाई जाती है वैक्सीन। फिर उसको ट्रायल के लिए पुनः पशुओं में डाला जाता है। फिर इस प्रकार से जो मनुष्य प्रजाति के सबसे नज़दीक के प्राणी हैं उनमें डाला जाता है, यानी कि बंदर हैं, चिंपैंजी हैं, इस टाइप के। फिर इनके लिए एक प्रोसेस पूरा बना है विज्ञान में। फिर उनको डाला जाता है मनुष्यों में, लेकिन वो बहुत ही जिम्मेदारी से और बहुत ही नियम कानूनों से भरा हुआ एक मार्ग है। उसके अंदर डाइव करके तब वो निकलता है, प्रोसेस से वैक्सीन बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि वैक्सीन बनने में बहुत समय लगता है। लेकिन जब किसी को इन्फेक्शन होता है तो क्या दिया जाता है? प्राइमरी इन्फेक्शन जिससे हुआ है उससे तो शरीर ही लड़ सकता है, क्योंकि उसकी तो कोई वैक्सीन बनी नहीं है और न पहले दी गई थी। तो जो, लेकिन इस प्रकार से जो शरीर में डैमेज हो जाता है उस प्राइमरी इन्फेक्शन की वजह से, तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस न होने पाएँ, इसके लिए तमाम उपचार किए जाते हैं। जैसे कोई मान लीजिए इस समय अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी हो गई किसी वजह से और वो नहीं संभल पा रहा, तब उसको क्या दिया जाता है? ये प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया कि उसका काम धंधा बंद हो गया। अब सेकेंडरी इन्फेक्शन इसका ये होगा कि वो एन केन प्रकार खर्चा चलाने के लिए कहीं से कुछ लाएगा तो तमाम ब्याज वालों से और इधर उधर से खून चूसेगा। उसका नतीजा क्या होगा कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ऐसे में क्या करते हैं लोग, सरकारें क्या करती हैं, लोगों को मुक्त हस्त मदद करने का प्रयास करती हैं बैंकों के द्वारा कम ब्याज दरों पर, कि वो किसी प्रकार से सरवाइव कर पाएँ, उन लोगों की चंगुल में न फंसने पाएँ कि वो उसको समेट दें पूरी व्यवस्था को। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आई, इसमें सालों लग जाता है, कभी कभी कई वर्ष लगता है। और वायरस के अगेंस्ट तो कोई दवा अभी तक बना नहीं पाए लोग, क्योंकि वायरस बहुत छद्मावेशी रहता है। वो अपने आवरण को, जिस आवरण में आज आपने देखा है और उसकी एक जनरेशन को आपने साफ कर दिया किसी प्रकार से वैक्सीन को लगा करके, वो दूसरा रूप धर लेता है, तुरंत ही बदल लेता है। वो बहुत तेज छद्म आवरण करता है अपना वो। आप उसको फिर दूसरी वैक्सीन बनाइए, फिर तीसरी बनाइए, चौथी बनाइए। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कुछ दिनों बाद उसी चीज़ की दूसरी वैक्सीन लाते हैं लोग। तो ये एक किस्म का एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है, संजाल है, जिसको कि बना करके तब प्रोसेस में लाया जाता है। हम क्यों बता रहे हैं इससे, सोचिए गंभीरता से। ये एक बहुत छोटा सा, बहुत ही संक्षेप में बताया हुआ एक प्रोसेस है ये, इसलिए कि थोड़ा मानसिक तौर पे आप तैयार हो जाएं कि आखिर कैसे क्या होता है।
मेडिकल लाइन में आपके भले के लिए ही जो कुछ वो कर सकते हैं। लेकिन कोई दवा वाला आपको पहले से जाके बिना कुछ लिए कैसे तैयारी कर सकता है? उसे क्या मालूम कि आपको क्या होने वाला है? तभी देखिए बच्चों को कितनी सारी वैक्सीन लगाई जाती हैं, नहीं मालूम क्या होने वाला है। लेकिन इम्यूनिटी के द्वारा, प्रतिरोध क्षमता के द्वारा अपने शरीर के अंदर आप स्वयं बहुत सारी एंटीबॉडी बना सकते हैं उन चीज़ों की जो आने वाली हैं, अपने ही द्वारा। शरीर तो वैसे भी अपने ही द्वारा एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन उसको बेचारे को क्या मालूम कि कल आप किस चीज़ को लेने आए हैं, कौन सी बीमारी की इम्यूनिटी बना के दे। आपको कल्पना करनी पड़ेगी कि ऐसा वायरस है, उसको दिमाग को समझाना पड़ेगा इस प्रकार से होता है वो। तुम उसके लिए तैयार रहो और अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप करो, अपने अंदर एंटीबॉडी बनाओ। वो पूछेगा मैं किसके लिए बना दूं, कैसे बना दूं? कोई है? आप घर में गृहिणी से कहिए ऐसा मेहमान आने वाला है कि उसका स्वागत करना है, तो पूछेगी कैसा स्वागत करना है, खाना बनाओ, पकवान बनाओ, किस प्रकार की चीज़ बनाओ, कितने लोग हैं, क्या है, कि कहाँ से आ रहे हैं, कुछ तो बताओ। आप कुछ नहीं बताएंगे, बेचारी कुछ नहीं बना पाएगी। और आपने उनको बता दिया ऐसे मेहमान आने वाले हैं कि जलती चूल्हे से जलती लकड़ी निकाल के उनका स्वागत करना है। अच्छा, तो ये वो लोग हैं? तब तो वो जलती हुई लकड़ी के साथ जूते चप्पल भी अपनी निकाल के रखेगी, और आते ही उनका स्वागत मेहमानों का ऐसे चप्पलों से होता है। और बुंदेलखंड में हमारे उसको लुघरिया कहते हैं, लूघर से खदेड़ लेते हैं मारते हुए। तो ये जो अंदर शरीर के एंटीबॉडी बनती है, ये यही काम करती है कि आपको उसको बताना पड़ेगा कि ये जो आने वाले हैं अंदर से अवांछित मेहमान, ये क्या हैं, इनके लिए क्या स्वागत का इंतज़ाम करना है। कल्पना कीजिए, आज से बहुत पहले जब अमेरिकन स्पेस एजेंसी लोगों को अंतरिक्ष में भेजती थी तो उनको बहुत डिसइंफेक्टेंट, बहुत सारी डिवर्मिंग, बहुत जितना भी उनके पास संभावनाएं रहती थी, उन सब से 6 महीने पहले शुरू करती थी उनको धीरे 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 रिड्यूस करना। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि आपने जितनी चीज़ों को दिया है उसके अलावा भी कुछ हो जाए इनको तो क्या करेंगे आप? वो बेचारे तो अंतरिक्ष में हैं। कुछ लोगों ने दिमाग दौड़ाया, बहुत कोशिश की अपने विज्ञान में, दाएं बाएं ऊपर नीचे, कुछ नहीं मिला उनको। उसको कहते हैं सिफर बटे सन्नाटा, न आलू है न भाटा, क्या खाओगे ऊंज करके। तब किसी ने दिमाग दौड़ाया कि अरे ज़रा देखो पुरानी टेक्नोलॉजी में क्या होता था। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान से लोग जाते थे अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए। अपने प्रयागराज में इसका सबसे बड़ा केंद्र था महर्षि भारद्वाज जी का। वे अंतरिक्ष विज्ञान के अंतरिक्ष रथ बनाने के लिए, वायुयान बनाने के लिए पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मुनियों में आते थे, ऋषि मुनि में। आज भी उनका भारद्वाज आश्रम है। जब उनकी किताब पढ़ी गई, जो कि आज भी बनारस में उपलब्ध है, तब ये पाया गया कि वो अपने अंदर प्राणायाम के द्वारा इम्यूनिटी डेवलप करते थे उन सब चीज़ों के लिए जिनको कि अज्ञात के पर्दे में दबी हुई है। उन्हीं का रहस्य धीरे धीरे आपके सामने एक एक परत खोला जाएगा। लेकिन कैसे? जब आप इस बात को मानने को ही तैयार नहीं होगे मानसिक तौर पे कि ऐसा संभव है, तब क्या होता है, दिमाग के अंदर एक फ़िल्टर और छन्नी लग जाती है। आप बोलते जाते हैं, कान की इधर से सुनते हैं, इधर से गिर जाता है। दिमाग तर्क से मानने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि उसको शिक्षित किया गया है। शिक्षित किया जाता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी को भी अपने मकसद को सिद्ध करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनको शिक्षित किया जाता है
किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए, ना कि पूरी चीज़ों को समझाने के लिए। पूरी चीज़ समझा दी तो कल को दुकान खोल लेगा, वो मालिक हो गया। आपके साथ भी यही एक समस्या है। ज्ञान, शिक्षा, अनुभव और अनुभवों को अपने ऊपर ढालना, फिर उससे जो निकल के आवे उससे अपने सबसे नज़दीक वालों को शिक्षित करना। और शिक्षित करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप शिक्षा दीजिए मत। लोग लेना नहीं चाहते, लेकिन आप कोई अच्छी चीज़ गिरा के देखिए सड़क पर, तो लोग फ़ौरन दौड़ के उठा लेंगे और लड़ने लगेंगे उससे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। बस आप कीजिए, आपको फ़ायदा होगा, और उससे जो आपके अजीज होंगे वो भी सीख लेंगे बिना कुछ करे हुए। देखिए ना, मोबाइल को चलाना कितने बच्चे लोगों ने सीख लिया। वो पेट से निकल के आते ही है तो अम्मा अम्मा मोबाइल दो, अम्मा अम्मा मोबाइल दो। बोल नहीं पाते, मोबाइल पहले देखना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे उसको अच्छा लग रहा है। आप भी ऐसे ही सिखाइए, मत सिखाइए किसी को अपने अजीज को फार्मूला। ये सिखाया नहीं जाता, ये देख करके अनुभव से सीखा जाता है। ये शब्दों से व्यक्त करने वाली चीज़ें नहीं हैं। शब्दों से अगर एक चीज़ को व्यक्त किया जाए तो एक शब्द के बहुत सारे माने निकलते हैं। जब मैं पहले प्रयागराज में टहलता था तो वहाँ पर बहुत सारे कुंभ के मेले में बैनर दिखते थे। उन बैनरों का मैं मतलब तो किसी से पूछ नहीं सकता था कि इतने बड़े बड़े क्या हैं गुरुजी बताइए आप। किसी में लिखा रहता था निम्बकाचार्य, तो हम सोचते थे ये नींबू के अचार के गुरु हैं ये। अब बताओ, आज कोई ऐसे कह सकता है क्या? लेकिन भाई उस उम्र में था, सोचते थे। सुनाई पड़ता था प्रभु पाद, हम कह रहे यार ये खा के पाद पाद क्या इसमें लिखा के रखा हुआ है, ये आदमी एक मूर्ख है। बाद में चला पाद नहीं पाद, पाद मतलब पैर। अब देखिए किसी ने एक शब्द एक परिवेश में सुना, उसका क्या माने निकालेगा वो। धीरे धीरे सीखिए, धीरे धीरे बढ़िए। एक वही कहावत है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा फल आवे ऋतु होए। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।